बहुत ही डायनामिक लीडर इस वक्त हमारे साथ आज के अभी के इस सेशन में जुड़ रहे हैं। जर्नैल सिंह जी पंजाब आपके प्रभारी हैं और दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। इसके अलावा भी कई और सरोकारों से इनका वास्ता रहा है, अलग अलग तरीके से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए। बहुत स्वागत है आपका जर्नैल सिंह जी हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में जी दलियन से हरियाणा के शुभारंभ पर। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के आज इस लॉन्च पर आपकी सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब कुछ देर पहले यहाँ पर अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे के गए हैं और आप खूब प्रोग्रेस करें, आप लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते रहें और लोगों को और ज़्यादा अवेयर करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आपके साथ इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। मैं मनोज श्रीवास्तव इस कारवां में आपके साथ और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनु तिवतिया साथ होंगी। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने शुभकामनाएं दी। मैं शुरुआत करूंगी इस सेशन की आपकी जर्नी से जो बहुत इंस्पायरिंग मुझे नजर आई। एक 18-19 साल का लड़का, 1995 में आप नौकरी करते थे, 300 रुपए आपकी सैलरी होती थी और आज 30 साल की उम्र में आप एमएलए हैं। थोड़ा सा आप मिस कर गए, अभी उम्र मेरी 40 प्लस हो चुकी है। पहले वाली इंफॉर्मेशन सही थी और ठीक है जी। फिर भी बहुत यंग हैं आप जी। कैसे आप देख रहे हैं अपनी जर्नी को? देखिए, मैं शुक्रगुजार रहता हूँ उस परमात्मा का हर वक्त कि जो मैंने सोचा जिंदगी में वो मेरे को हासिल लगातार हो रहा है। तो अभी मेरे से पहले इस चेयर पे जो बैठे थे सुबोध जी, मैं नीचे उतरा तो वो नीचे उतरे तो मैंने उनको पकड़ लिया और मैंने उनको याद कराया कि हमने काफ़ी समय इकट्ठे, जब मैं भी बिजनेस करता था तो गुजारा, एकदम हमारी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। तो अच्छा सफ़र था नौकरी से लेकर बिजनेस तक का और बिजनेस से लेकर अब सोशल लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और जो सोचा था वो पा लिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय ऐसा आ गया जब 300-400 रुपये की नौकरी करने वाला यही सोचता था कि बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूँ। जब एक ठीक ठाक लेवल अचीव कर लिया, रोटी पानी कमाने जितने हो गए, तो तब ये होता था कि अब सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए। मेरे घर के पास ही तिलक नगर के साथ ही तिहाड़ जेल है और साथ के साथ वो अन्ना हजारे जी वाला आंदोलन शुरू हो गया, उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद आज दिल्ली में विधायक के रूप में मैं सेवा निभा रहा हूँ और बहुत तसल्ली है इस चीज़ को लेकर। और उससे भी ज़्यादा तसल्ली इस चीज़ की है कि जिस पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो नए किस्म की राजनीति की बात करती है। मेरे को अभी पिछले 2 साल से पंजाब की जिम्मेवारी दी गई है और पंजाब में भी लोगों ने उस राजनीति को पसंद किया। ये जो अच्छे स्कूल की राजनीति है, अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम की राजनीति है, एम्प्लॉयमेंट की राजनीति है और मोटे तौर पर जो वादे आप चुनाव में वोट लेते समय करें, उन सब वादों को पूरा करने वाली राजनीति है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत की है, देश पसंद कर रहे हैं। जर्नैल सिंह जी आपकी कामयाबी का ये सफर आगे बढ़ता रहे और जनता को जो उम्मीदें हैं, चाहे पंजाब की सरकार से, दिल्ली की सरकार से, उनकी उम्मीदें पूरी हो। इसी सफर के तौर पर अगर हम कहें कि बड़ी जिम्मेदारी, आपने भी कहा कि 2 साल से आप पंजाब में लगातार काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो पंजाब में फतह, अब इस फतह की इबारत कही जा रही है कि हम लेकर जाएंगे गुजरात तक, हरियाणा तक, हिमाचल तक। मैं समझना चाहता हूं कि इसके लिए क्या रोड मैप है? क्या केवल फतह मात्र एक शब्द इसके आधार पर, या आगे कुछ प्लान है, रोड मैप है? देखिए, बिल्कुल रोड मैप तैयार है और कुछ ब्लूप्रिंट अगर आप दर्शकों को बताएं, हमारे लोग जानना चाहते हैं कैसे। जी बिल्कुल, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको जी कि पंजाब में जो चुनाव लड़ा वो दिल्ली मॉडल के ऊपर लड़ा कि पंजाब में आप मौका दें और हम पंजाब के अंदर भी वो सब कुछ करके दिखाएंगे, उससे और बेहतर करके दिखाएंगे कि दिल्ली में तो आप लोग समझते हैं कई बारी कई किस्म की रुकावटें आती हैं काम करने में, और पंजाब में एक कंप्लीट स्टेट है। पहले दिन से हम नहीं बल्कि आम लोग भी कहते थे कि एक बार एक स्टेट इन्हें मिलनी चाहिए, तो वो अब मिल चुकी है। और जिस हिसाब से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने शपथ ली और 1 महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे काम करके दिखाए हैं जो आज तक वहाँ नहीं हुए थे। तो मेरे को पूरा यकीन है कि अगले आने वाले जितने भी चुनाव होंगे वो दिल्ली मॉडल के साथ साथ पंजाब मॉडल के ऊपर भी लड़े जाएंगे। और बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल या पेचीदा नहीं है आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपने कहे वादों को पूरा करने वाली राजनीति आम आदमी पार्टी करती है और लोगों को यही चाहिए।
लोगों को चाहिए थे अच्छे स्कूल, लोगों को चाहिए थे अच्छे हॉस्पिटल, लोगों को चाहिए था रोजगार, महंगाई से राहत, बिजली के बड़े बिलों से राहत, अच्छा पानी चाहिए था और निशुल्क पानी चाहिए था, बसों में महिलाओं को फ्री फेयर चाहिए था। तो वो सब चीजें आम आदमी पार्टी ने करके दिखाई। सिक्योरिटी पे सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगाए। तो ऐसे ही काम पंजाब में भी अब सरकार करके दिखाएगी और आम लोगों को यही चाहिए, आम लोगों की जरूरतें यही होती हैं। तो अब एक एक करके हर स्टेट, अब हम जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो हर स्टेट के नागरिक ये चाहते हैं। जब दिल्ली का चुनाव था तो हम नहीं गिनवाते थे, लोग गिनवाते थे, जी आपकी सरकार से हमें हर महीने लगभग ये 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये का फायदा होता है। सिंपल ये बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन का मिला के वो बता देते थे। तो आम लोगों को तो यही चाहिए। बाकी स्टेट्स में भी लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ कब ऐसी सरकार बनेगी जो हमारे को कुछ राहत दे, कुछ हमारी जेब में पैसा बचना शुरू हो, कुछ हमारे को महंगाई से राहत मिलनी शुरू हो। क्योंकि वादे बातें तो सारी पार्टियां करती हैं, अगर कोई करके दिखा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी करके दिखा रही है और लोगों को बहुत उम्मीद है इस काम करने वाले मॉडल से। जी जर्नैल सिंह जी, मैंने कहीं पे पढ़ा कि जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और आप पंजाब गए और आपने बताया कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, तो उधर से सामने से सवाल आया कि एक एड़ा प्रोफेशन चुन लिया, मतलब पॉलिटिक्स क्यों? अब आप पंजाब के प्रभारी रहे, आप कैसे जनता के बीच गए? वो जो सीक्रेट है, यूथ को कैसे आपने अपने साथ जोड़ा? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को एक तरह से चमत्कार ही माना जा रहा है। देखिए, हर चमत्कार के पीछे बहुत सारे लोगों के दुआएं, बहुत सारे लोगों की दिन रात की मेहनत जुड़ी होती है। यहाँ भी वही था। और जहाँ तक आपने अपनी बात की शुरुआत की, तो शुरुआत में दिक्कतें तो आती हैं। मेरे को भी आई थी, चाहे हमने तिलक नगर में पहला इलेक्शन लड़ा तब भी दिक्कत आई भी। आम लोग, राजनीति जो थी बड़ा गलत शब्द बन गई थी। कोई किसी को कहता था कोई गलत काम ना करना तो बोलता भी राजनीति मत कर यहाँ पर। तो मेरे को भी ये दिक्कतें आई कि जो मेरा बैकग्राउंड था वो यही था भी, एक नौकरी करके अगले ने अपना काम धंधा एस्टेब्लिश किया है। उसी तो छवि को आमतौर कैसे पे सुधारा? लोग मजाक भी उड़ाते थे, हाँ भैया केड़े कम्मच पे गए, हमारा तिलक नगर का एरिया है। वहां पर शुरू में बहुत लोगों ने टोका, पर मैं खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि लोगों ने साथ साथ इस बात को समझा भी कि जिस बात को लेकर हम चले थे कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए, उस चीज को लोगों ने समझ के मौका दिया। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं वो पहले 28 विधायकों में से एक चुना गया जब ये दिल्ली में बदलाव का दौर शुरू हुआ। उसके बाद हमें कुछ ज्यादा कहना नहीं पड़ा। उसके बाद लोग कहते थे हाँ भाई काम तो करके दिखाया है। पहली बार जब जीता था तो सिर्फ 2000 का मार्जिन था। एक साल बाद इलेक्शन हुए तो मार्जिन बढ़ के सीधा 10 गुना हो गया था, 20,000 का हो गया था। तीसरी बार लोगों ने आशीर्वाद दिया तो वो और 150 गुना 150% बढ़ गया। और इस तरीके से, क्योंकि लोग ये देखते हैं परफॉर्मेंस 5 साल बाद, भाई 5 साल का आकलन करते हैं आपका, सरकार का, जी, विधायकों का, हर चीज का। और दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, सोशली अवेयर लोग हैं, और लोगों ने आकलन किया, लोगों को काम पसंद आया। और मेरे को इस चीज का फख्र है कि आम आदमी पार्टी ने ये राजनीति शुरू की है। 2020 में जब हम चुनाव लड़े तो हमारे एक हाथ में 2015 वाला घोषणा पत्र था, भी ये वादे आपसे किए हैं, और एक हाथ में हमारा रिपोर्ट कार्ड था। और हमने बड़े फख्र के साथ कहा, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट देना, काम पसंद नहीं आया तो वोट मत देना। इस चीज पे ये नई किस्म की राजनीति है। आज मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे भारत में कोई पार्टी ये कहने की हिम्मत नहीं रखती इलेक्शन के टाइम पे, बल्कि गुमराह करने के लिए इधर उधर के मुद्दों पे लेके जाते हैं, आपको भटकाते हैं, जबकि जनता ने आपको काम करने के लिए चुना था। तिलक नगर की जनता भी याद कर रही है, ढूंढ रही है, मिस कर रही है जी। क्योंकि आप व्यस्त लगातार पंजाब में रहे हैं, तो थोड़ा समय अब देने की जरूरत है। थोड़ा लग रहा है कि हाँ, अब दिल्ली के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। ठीक है, आज नहीं, थोड़े दिन बाद से ही एमसीडी के इलेक्शंस भी होंगे, तो यहाँ कोई नई भूमिका में हम जर्नैल सिंह को देख सकते हैं, पंजाब वाले उस सफल जर्नैल सिंह को। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब हूं कि हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि मैं तिलक नगर में अकेला विधायक नहीं हूं। हमारी लगभग 250-300 वॉलंटियर्स की टीम है, वो सारे जर्नैल सिंह है, वो सारे अपने आप में विधायक हैं। और पिछले 2 साल के अंदर कोई ऐसा काम रुकने नहीं दिया, और कोई ऐसा एक हफ्ता नहीं निकला जब मैं अपने ऑफिस में ना बैठा हूं। तो मैनेज हो गया अच्छे से। और क्योंकि तीसरी बार विधायक बना था तो सारी चीजें ऑलरेडी सेट थी। तिलक नगर के लोगों को
अच्छी सर्विस मिले, ये मेरी बुनियादी पहली जिम्मेवारी है और इस चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। एमसीडी के लिए भी हम पूरी तरह से कमर कसे हुए थे, पूरी तरह से तैयार थे। 250 से ज़्यादा सीटें हमारी एमसीडी में बिल्कुल आने को तैयार थी, पर कुछ लोग चुनाव से भाग गए डर के मारे। जनरल साहब तैयार थे, आने को तैयार थी, मतलब थे, चुनाव मतलब चुनाव क्या? अभी होते तैयार नहीं, अब आगे ठीक है, 1 साल बाद चुनाव होंगे तो हम क्या अभी तैयार भी नहीं पूरी है? तरह से तैयार हैं। आज भी चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी की 250 से ज्यादा सीटें आएंगी। ये चीज विरोधियों को भी इस चीज का अंदाजा है, आभास है, तभी चुनाव नहीं करवाए जा रहे। और बहुत हैरानी है, बहुत निराशा वाली बात है कि आपको संविधान आम लोगों को क्या पावर देता है? अभी 5 साल के अंदर आप अपनी सरकार अपनी मर्जी से चुनो, ये अधिकार दिल्ली के लोगों से छीन लिया गया है, जो बहुत शर्मनाक भी है और निराशाजनक भी है। नहीं, लेकिन आप लोगों का विरोध आखिर किस बात पर है? कि ये चुनाव देरी से कराने की सोच रही है पार्टी बीजेपी, या उस तरह इस योजना से काम करिए, या आपको विरोध इस बात से है कि आप मर्जर क्यों कर रहे हैं? मुख्य तौर पर विरोध की वजह क्या है आम आदमी पार्टी की एमसीडी को लेकर? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट और सीधी बात कर रहा हूं। इस महीने के अंदर चुनाव एमसीडी के होने थे। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है, पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके आप चुनाव ही ना कराएं। आप लोकसभा के अंदर एक ऐसा कानून बना दें कि हम तो जी इसमें कुछ फेरबदल कर रहे हैं, इसलिए हम इस चुनाव को टाल रहे हैं। और वो भी जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करनी थी, उसके कुछ देर पहले ही केंद्र सरकार से वहां पर चिट्ठी आ जाती है और चुनाव ऐलान करने की बजाय चुनाव टाल दिए जाते हैं। तो ये सीधी सीधी घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की। मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये चीज कह रहा हूं, जिसको वो अंदर खाते तो स्वीकार करते हैं, पर ओपन में स्टेज पे मजबूरी है, बोल नहीं सकते। नहीं जनरल साहब, ठीक है चुनाव टल गए तो क्या है, आपको और वक्त मिल गया, आप और जनता के बीच जाइए और अपनी उपलब्धियों को गिनाइए, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि बार बार हम तैयार थे, हम जीत जाते? क्यों विश्वास डगमगा रहा है क्या कि 1 साल बाद अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की स्थिति वो नहीं रहेगी जो आज? हम तैयार हैं और हम जीतेंगे। दिक्कत इस चीज की है कि दिल्ली के लोग जो इंतजार कर रहे थे भी ये कब बीजेपी से हमारा जान छूटेगी, इतने साल उन्हें एक एक दिन करके निकाले, और जब वो समय आया तो उस चुनाव को डिले कर दिया गया। दिल्ली के लोग हर दिन परेशान हैं। आज अगर बीजेपी में दम होता तो जिस तरीके हमने कहा था भी हमने काम किया हो, हमारा काम अच्छा लगा है तो हमें वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। एक बीजेपी का नेता, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक बीजेपी का नेता ये कह दे कि 15 साल के एमसीडी के शासन से आप खुश हैं तो हमें वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। 272 की 272 सीटें हारेंगे दिल्ली के अंदर। थोड़ा सा कुछ जो विवादित कहे या पेचीदे मुद्दे कहे जो वर्षों से अटके पड़े, उस तरफ आते हैं। चंडीगढ़ पर आप अड़ गए, लेकिन हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी है उसको भी तो अपनी बात रखनी है। तो फिर 2-3 तरह के स्टैंड, दिल्ली में अलग बात हो, अगर एसवाईएल का मसला है, चंडीगढ़ की बात आए तो पंजाब में अलग स्टैंड हो, हरियाणा के स्टैंड अलग हो, ये कैसे चलेगा? आपको कोऑर्डिनेशन तो करना होगा, और ये एक ऐसा मसला है जो पार्टी का दलगत राजनीति शायद ऊपर उठ करके सुलझाने वाला मसला है। तो इसका समाधान कैसे संभव होगा? क्या हम माने, क्योंकि अब आप पंजाब में हैं, अब आप दिल्ली में हैं, तो ये मसले जो इस तीनों स्टेट के बीच में रीजन में है, एक रीजन में ये सुलझ जाएंगे? देखिए, सिर्फ आपस में लड़वाने के लिए ऐसे मसले पैदा किए गए हैं, और ना तो सिर्फ पंजाब स्टेट इस चीज को डिसाइड कर सकती है, ना हरियाणा इस चीज को अकेले डिसाइड करता है। ये तो केंद्र में बैठी सरकार मिलके आपसी तालमेल से मसले को सुलझा सकती है। जो सरकारें अभी तक आई उन्होंने सिर्फ इसको सुलझाने के बजाय इस पर राजनीति की है। इसके पहले भी बहुत सारे मसले, बहुत सारे ऐसे काम जो आज तक इस देश में नहीं हुए थे, आम आदमी पार्टी ने करके दिखाए हैं। केंद्र के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी तो इस मसले को भी सुलझा कर दिखाएगी। नहीं, चंडीगढ़ पर हक का प्रस्ताव तो आप लोगों ने दिया ना वहां से, तो फिर हरियाणा भी तो अपनी बात रखेगा, और यहाँ की जो अन्य पार्टियां हैं वो भी इस दावेदारी को करेंगे। और हरियाणा, आप क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम यहाँ अपना प्रसार बढ़ा रहे हैं, अच्छा करने जा रहे हैं यहाँ भी, तो उनके लिए मुश्किल आपने नहीं पैदा कर दी पड़ोस से? नहीं, देखिए, हर स्टेट की जो चुनी हुई सरकार है उसको अपनी बात करने का पूरा हक है। पंजाब ने अपनी बात कही, देखा देखिए हरियाणा ने अपना दावा ठोक दिया, हिमाचल वालों ने भी कह दिया जी हमारा 6-7-8% हमारा भी उस पर हक है, चंडीगढ़ ने अपनी बात कह दी। पर इन सबके ऊपर अगर कोई है तो वो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को बैठ के इस मसले का समाधान निकालना चाहिए, जिससे वो भाग रहे हैं क्योंकि कर नहीं पा रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी तो ये सारे मसलों के समाधान निकालेंगे। ये वजह तो नहीं रही है कि चूंकि इतने सारे वादे आप लोगों ने पंजाब में किए हुए हैं कि एकदम से तो पूरा करना मुश्किल होगा, थोड़ा कहीं कुछ डिरेल ऐसी सिचुएशन करें कि जिससे उसके लिए थोड़ा वक्त मिल जाए? मजबूरी स्थिति, ये विपक्ष के भी आरोप हैं।
देखिए अभी तो 16 मार्च को मैं क्या बता रहा हूँ आपको, शपथ हुई है और अभी 16 अप्रैल भी नहीं आया। बहुत जल्दी आप ये सवाल पूछने में कर रहे हैं और हम तो खुद अपने रिपोर्ट कार्ड जनता के आगे पेश करते हैं। थोड़ा समय आने दीजिए। कुछ काम हो भी चुके हैं, कई काम 1 महीने के अंदर होंगे, कई काम 6 महीने के अंदर होंगे, कई बड़े काम हो सकता है उसमें 1 साल भी लग जाए। पर अगली बारी जब पंजाब में वोट मांगेंगे तो वो सारे वादे पूरे हो चुके होंगे। अच्छा जनरल सिंह जी, जल्दी से एक भरोसा चाहता हूं मैं, अगर पंजाब आपकी तरह से ये भरोसा क्या दर्शकों को मांगा जाए कि आप दे सकेंगे कि SYL के मसले पर बेशक तीनों राज्यों के बीच अगर मसला फंसा है तो पंजाब इस बार आगे बढ़कर के केंद्र से शायद मांग करे कि इस मामले में पहल हो और तीनों राज्यों को एक साथ बैठाएं, इनके मुख्यमंत्रियों को, विभागों को, और इसका हम हल कर दें। ऐसी पहल पंजाब से इस बार हो जाए क्या? देखिए फिलहाल तो पंजाब के लोगों ने हमें पंजाब स्टेट चलाने का सेवा का मौका दिया है, जिसमें पहले दिन से ही सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। और मैं फिर से तीसरी बार ये बात कह रहा हूं कि ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है कि राज्यों के बीच में आपसी तालमेल बिठाकर इसका समाधान निकाले, जिससे केंद्र सरकार भाग रही है। जनरल साहब, अब पंजाब आपने फतेह कर लिया है, दिल्ली में सरकार है ही, अब अगला टारगेट है हरियाणा और हिमाचल। वहां पर आप किस तरह से लोगों के बीच जाने वाले हैं? क्योंकि हिमाचल का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं खास तौर पर कि अभी हाल ही में आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो एक नई चुनौती आपके लिए वहां से खड़ी हो गई है। मतलब जो आपने पूरा स्टैब्लिश किया था वो पूरा धराशायी हो गया, अब दोबारा से सारी चीजें मैं स्टैब्लिश एक आपको एग्जांपल देता हूँ। पंजाब के पूरे मुख्यमंत्री ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर और बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया था। तो 117 में से 95 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई है। इस तरीके की तोड़फोड़ करने में बीजेपी एक्सपर्ट है। जब नतीजे आएंगे तो बात करेंगे। अल्टीमेटली जनता बदलाव चाहती है, जनता काम करने वाली राजनीति चाहती है। जनता धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आपस में लड़वाने वालों से बहुत तंग आ चुकी है और देश के लोग बदलाव चाहते हैं। शिक्षा मॉडल की बात हमेशा की जाती है, आप लोग भी लगातार करते हैं। गुजरात में भी लगातार आप लोगों के दौरे चल रहे हैं पार्टी की तरफ से। बात गुजरात की अगर हम करें, जो तैयारी चल रही है, तो वहां आप लोग गए हैं, अब तक क्या पोटेंशियल आपको नजर आया है आम आदमी पार्टी का? क्योंकि गढ़ जिस तरीके से बीजेपी का, और वहां पर मुश्किलें, चुनौतियां आपके लिए जरूर हो सकती है। एक तो ये समझना चाहता हूं। दूसरी स्थिति यह है कि इश्यूज को लेकर के, खास करके शिक्षा का मसला आया, तो उसमें यहां तक वहां के शिक्षा मंत्री के सबसे कहा गया कि यहां नहीं पसंद है तो दिल्ली चले जाओ। इसे तंज के तौर पर देखे, इसे अप्रिसिएशन के तौर पर देखे दिल्ली, या आपको चैलेंज कर दिया है गुजरात ने? देखिए अपना फेलियर उन्होंने जग जाहिर कर दिया। सेम काम पंजाब में जब चुनाव का दौर चल रहा था तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने पंजाब के शिक्षा मंत्री से कुछ बात की थी, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, जी आपके दिल्ली से हमारे पंजाब के स्कूल बड़ी हैं। शिक्षा मंत्री जी ने चैलेंज दिल्ली मनीष सिसोदिया जी ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा जी आप अपनी मर्जी से दिल्ली के कोई 10 स्कूल देख लो और 10 स्कूल अपनी मर्जी के हमारे को पंजाब के दिखा दो। तो उसके बाद वो सरेआम उस चैलेंज से भाग गए, क्योंकि काम नहीं किया था। मालूम था भी दिल्ली के स्कूल का लेवल कहाँ पहुंच चुका है और पंजाब में स्कूलों की क्या स्थिति है। सेम गुजरात के अंदर हो रहा है इस समय, क्योंकि काम गुजरात के सरकारी स्कूलों के हालात भी सबके सामने हैं और हम तो ओपन चैलेंज करते हैं और पूरी दुनिया आज इस चीज को मानती है। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले अमेरिका की फर्स्ट लेडी जब इंडिया आई थी तो उन्होंने एक ताजमहल देखा था और एक दिल्ली का सरकारी स्कूल देखा था। मतलब इस लेवल पे दिल्ली के सरकारी स्कूल पहुंच चुके हैं। अब इस चीज से घबराहट हो रही है, क्योंकि जो परंपरागत राजनीति कर रहे हैं लोग, जिनको लगता था भी चुनाव आएंगे तो हम पैसे के दम पे, शराब के दम पे या लोगों को धर्म के नाम पे भटका कर वोट ले लेंगे, उनको इस राजनीति से बहुत डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि आम लोग जागरूक हो चुके हैं। पंजाब के अंदर भी कोशिश की गई तोड़फोड़ करने की, फिर से आपसी सद्भाव खराब करने की, पर पंजाब के लोगों ने कड़ा जवाब दे दिया कि हमें तो ये स्कूल वाली, अच्छे स्कूल बनाने वाली सरकार चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल बनाने वाली सरकार चाहिए। आम लोगों के जुड़े मुद्दे जो हैं वो पूरे करने वाली, अपने वादों को पूरा करने वाली सरकार चाहिए। ये बहुत बारी हम देख चुके हैं। लेकिन विधुड़ी जी आए थे, अजय माकन भी लगातार स्टेटमेंट देते रहते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी जिन स्कूलों को मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है वो कुछ संख्या में, गिनतियों में है, लेकिन स्कूलों की संख्या में इजाफा अभी भी नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए। स्कूलों में अगर स्टूडेंट्स आ गए हैं तो उसके पीछे कोरोना काल भी बड़ी वजह थी, उनके पास तंगी हालत थी, गरीबी थी, बहुत सारी चीजें थी, इसलिए वो आपके स्कूलों की तरफ मूव कर गए। लेकिन वस्तु स्थिति ये नहीं है जो आप दिखा रहे हैं, वो सिर्फ आपकी उंगलियों पर गिने हुए सिंबॉलिक मॉडल स्कूलों में है। देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी हालत आप समझ सकते हैं और उनसे हम कुछ उम्मीद भी नहीं करते कि वो हमारे बारे में कुछ सही बोलेंगे या अच्छा बोलेंगे। अल्टीमेटली लोगों को डिसाइड करना होता है
और लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। कांग्रेस को लगातार दूसरी बार 0 सीट दी है और आम आदमी पार्टी को इतना हैवी मैंडेट दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि लोग आम आदमी पार्टी के काम से खुश हैं। लगातार तीसरी बार सरकार बनी और दूसरी बार एक बार 70 में से 67 और एक बार 70 में से 62 सीटें, दोनों बारी कांग्रेस 0 और दोनों बारी एक बार 3 सीट बीजेपी की, एक बार 8 सीट बीजेपी की। ये हालत कर दी है और इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता आम आदमी पार्टी के कामों का, उनकी परफॉर्मेंस का। जनरल साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि जहां कांग्रेस कमजोर है वहां पर आगे बढ़िए, ये क्योंकि आम आदमी पार्टी मजबूत है इसलिए नहीं, एक विकल्प बन रही है क्योंकि कांग्रेस कमजोर है इसलिए आम आदमी पार्टी उभर रही है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहा जा रहा है कि आप वहां पर हिमाचल में आप देखिए कि पंजाब में भी वही स्थिति। गुजरात में कांग्रेस कमजोर है जी जी। गुजरात में आप मानते हैं बीजेपी भी कमजोर है? आम आदमी पार्टी में खुल के प्रचार कर रही है और वहां पर अच्छा चुनाव भी लड़ेगी और जीतेगी भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैंने रिसेंटली चंडीगढ़ में जरूर देखा कि जब, और आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा होगा, जहां जहां बीजेपी को विधायक कम पड़ जाते हैं संख्या में, वहां कांग्रेस जाके इमीडिएटली सपोर्ट करती है। चंडीगढ़ नगर निगम में कम पड़े, इमीडिएटली चंडीगढ़ नगर निगम से एक पार्षद उठता है, बीजेपी में शामिल हो जाता है। पिछली बार गुजरात में देखा, बीजेपी को एमएलए कम पड़े, इमीडिएटली कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में शिफ्ट हो गए। तो ये तो आप समझ सकते हैं कौन किसको मदद कर रहा है। आम आदमी पार्टी अपने तरीके की नई किस्म की काम करके वोट लेने वाली राजनीति पे विश्वास रखती है, जिसको देश पसंद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल सिंह जी, बड़ी बेबाकी के साथ और साहबगोई के साथ आपने बात रखी और जन सेवा की जो बात आपने की है उसके लिए विशेष तौर पर शुभकामनाएं कि आप और आपकी पार्टी जन सेवा पर फोकस करे। राजनीति अपनी जगह पर है, वो ठीक है, संख्या बल में ऊपर उठना और अपने आप को मजबूत दिखाना, लेकिन जन सेवा पर फोकस जो आप दावा करते हैं वो दिखे। हम ये उम्मीद करते हैं ये सिलसिला आपकी पार्टी की तरफ से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के इस पैनल में सेशन में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, तो कैसे आम आदमी पार्टी तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी दिल्ली की जनता के हित और हकों के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। और हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के एमएलए जरनैल सिंह जी, और मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी मिस्टर अभय ओझा जी से वो मंच पर आए, और मिस्टर दिनेश शर्मा जी जो कि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर हैं, मंच पर आए और इन्हें सम्मानित करें मोमेंटो देकर। मिस्टर अभय ओझा जी, जी मीडिया में सीबीओ और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर मिस्टर दिनेश शर्मा जी। आम आदमी पार्टी के एमएलए जरनैल सिंह मंच पर मौजूद हैं इस वक्त और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है जी मीडिया में सीबीओ मिस्टर अभय ओझा जी की ओर से, साथ ही मिस्टर दिनेश शर्मा जो कि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर हैं। अब मैं मिस्टर जरनैल सिंह जी से दरखास्त करना चाहूंगी वो अपनी कुर्सी पर विराजमान हो जाएं, अपनी सीट पर विराजमान हो जाएं, और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद आगे चर्चा जारी रहेगी। तो आम आदमी पार्टी का भविष्य और भी उज्जवल होगा, वादों को पूरा करने पर हमारा फोकस है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के मंच पर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह जी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा पंजाब में दिल्ली मॉडल पसंद आया और अब बाकी राज्यों में पंजाब मॉडल को लोग पसंद करेंगे। उन्होंने यहां पर हरियाणा का जिक्र किया, हिमाचल का जिक्र किया, गुजरात